आप लोग अपना रिजल्ट भी देखे है ना। और कल की तरह आज भी, आज तो खैर 2 लोग हैं जो कि सेम नंबर लाए हैं, यानी 76 नंबर, सालू कुमारी और अंजलि कुमारी, है ना। तो उन्हीं लोग का डिटेल्स है ये। तो यहाँ से हम लोग जो है अपना सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा कि 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट 10 एचपी का हमारा शंट मोटर है, जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.2 ओम है। तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी, यानी कि स्टार्टिंग धारा 220 वोल्ट है, हमारा शंट मोटर है जो कि 10 एचपी का है। रेजिस्टेंस के मान, आर्मेचर रेजिस्टेंस IA का मान दिया हुआ है 0.2 ओम। तो हमारा स्टार्टिंग करंट क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल ये एकदम सिंपल है, I बराबर हम लोग वहाँ निकाल देंगे V/R से, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। तो ये बहुत ही छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है। 3 पॉइंट स्टार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ कंफ्यूजन होता है। कहाँ कंफ्यूजन होता है अभी अभी आप लोग देखेंगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है। थोड़ा सा मेरी बातों को गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन भी याद होगा बहुत। तो 3 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डीसी शंट मोटर के लिए तो करते हैं, है ना, डीसी शंट मोटर के लिए करते हैं। लेकिन उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन है बाबू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर डीसी शंट मोटर को फील्ड से नियंत्रण करना होगा, ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड से अगर उसको नियंत्रण करना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, जो कि अंजलि कुमारी बिल्कुल से राइट आंसर दिए हैं, है ना। अगर डीसी शंट मोटर को फील्ड से कंट्रोल करना होगा तो वहां पे हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, 4 पॉइंट स्टार्टर। अगर फील्ड नहीं दिया हुआ है तो हम 3 पॉइंट मारेंगे, लेकिन जब ही फील्ड दे दिया तो 4 पॉइंट को ही हम लोग चूज करेंगे, है ना। आर्मेचर रहेगा तब सर, क्या चीज, आर्मेचर पॉइंट होगा। हाँ, आर्मेचर रहेगा तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, बिल्कुल सही जवाब, है ना। मैंने क्या बोला, एक लाइन में सीधा बोला कि अगर फील्ड कंट्रोल मेथड होगा तो नो डाउट वहां 4 पॉइंट मारेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो 3 पॉइंट को हम लोग लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, है ना। तो अब केंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, अगर हमारा कैपेसिटर जो है वो कम से कम 75% अगर रनिंग करने लगे, है ना, उसका जो स्पीड है अगर 75% के लगभग अगर चला जाए तो इसका जो वर्क होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अंजलि कुमारी गलत किए हैं। आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के खराब मोटर को चलाना होगा। आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब रेलवे, है ना, लोकोमोटिव के खराब मोटर को बदलना है तो आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे। जैसे रेलवे वगैरह में, ट्रैक्शन वगैरह में, रेलवे में आप लोग क्या देखते हैं कि रेलवे में हमारा जो होता है बाबू, उसमें लोड देखिएगा हमेशा मतलब लगा रहता है ना, हमेशा लोड कनेक्ट रहता है। और वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग टर्क भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोड वहाँ हमेशा कनेक्ट रहता है। तो इस कंडीशन में आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्टार्टिंग टर्क होता है तो वो हमारा होता है सीरीज मोटर का, है ना, डीसी सीरीज मोटर का। इसलिए ये शंट मोटर नहीं होगा, हमारा जो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आर्मेचर में विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने का क्या कारण है। ठीक है, हमारा जो आर्मेचर है उसमें बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक ईएमएफ
जनरेट होने का क्या रीजन है। तो एक लाइन में याद रखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सप्लाई देते हैं, है ना। क्योंकि आर्मेचर में क्या है, हम लोग कंडक्टर उसमें इस्तेमाल करते हैं ना, वाइंडिंग किए है ना भाई। तो जेम ही जब सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट बनता है और उसमें कंडक्टर भी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ जनरेट होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमारा जो ये चालक है, आर्मेचर चालक जो होता है वो कट करता है, ठीक है ना। जब ही जब चालक कट करेगा तो वहां पे क्या होगा बाबू कि एक ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। ईएमएफ जब जनरेट होता है, इधर से हम लोग दे रहे हैं सप्लाई, है ना, हम लोग जो इधर से सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन आर्मेचर में भी एक ईएमएफ बना। तो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वही क्या करता है हमारा कि विरोध करता है आरोपित ईएमएफ का, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ये होने का रीजन क्या है, बैक ईएमएफ पैदा होने का क्या रीजन है, आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन, ठीक है। ये पहले से नहीं बनता है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो जाकर के ये बनता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं इधर अगले सवाल की तरफ, है ना। हम लोग यहाँ थे ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो है बाबू, कैपेसिटर हम लोग जो जोड़ते हैं वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट, है ना, कैपेसिटर स्टार्ट यानी हमारा मोटर जो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर है, तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है उसका टॉर्क काफी अधिक होता है, यानी कि निर्धारित टॉर्क, जो उसका निर्धारित टॉर्क है उससे ज्यादा होता है, किसमें, हमारा कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में, है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो निर्धारित टॉर्क से अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि ये भी एकदम बिल्कुल ही सिंपल है। किसी 10 किलोवाट, है ना, 250 वोल्ट डीसी मोटर की पूर्ण लोड धारा क्या होगी, ठीक है, फुल लोड करेंट। फुल लोड करेंट क्या होगी, तो बिल्कुल ही इजी है। आई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, W बटा भी, है ना। वहां से कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारा 40 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम में इसी टाइप के आएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पे पूरा लंबा न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, बस छोटा छोटा देगा, लेकिन फार्मूला याद रखना है। जिसको फार्मूला याद है सारे क्वेश्चंस को कर सकता है, चाहे वो थ्योरी हो या फिर जो भी हो, है ना। तो देखिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, किसी 220 वोल्ट डीसी मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम और पश्च विद्युत वाहक बल, पश्च विद्युत वाहक बल कहने का मतलब क्या है हमारा, ये बैक ईएमएफ है ना। बैक ईएमएफ का मान 215 वोल्ट दिया हुआ है, तो मोटर की आर्मेचर धारा क्या होगी, यानी कि IA। आर्मेचर धारा को किससे इंडिकेट करते हैं, IA से, है ना। तो देखिए बाबू आप लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट भी करेंगे। तो IA बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, IA बराबर जो फार्मूला होता है V माइनस EB बटा RA, ठीक है, V माइनस EB बटा RA। अब गौर करना है कि वोल्टेज के मान भी हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट, है ना, और बैक ईएमएफ का भी मान दिया हुआ है 215 वोल्ट, ठीक है, और RA यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के भी मान हमारा दिया हुआ है 0.2 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं, IA बराबर V माइनस EB बटा RA, ठीक है। तो 220 में से माइनस करेंगे 215 को, हमारा आएगा कितना, 5 बटा 0.2, 5 बटा 0.2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 0 एक ऊपर जाएगा यानी 50 हो जाएगा, बटा 2 तो हमारा आंसर होगा 25 एम्पियर। ये छोटा छोटा है, ये सब आप लोग जानते होंगे। किसी 220 वोल्ट वाली डीसी शंट मोटर का
बैक ईएमएफ ज्ञात कीजिए, इसका आर्मेचर प्रतिरोध इतना और आर्मेचर धारा, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर करंट के मान जो है हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो पूछ रहा है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ईबी बराबर सिंपल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ईबी बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि बैक ईएमएफ बराबर V माइनस आई ए इंटू आर ए, है ना। क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। तो वोल्टेज के मान जो कि हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट, है ना। एक स्क्रीनशॉट थोड़ा सा, तो वोल्टेज के मान जो है हमारा बाबू वो दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, और आई ए इंटू आर ए के मान भी यहाँ दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम लोग करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट, है ना। डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल के भी माध्यम से यहाँ पे देखे थे, मुझे याद है ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ कर रहे थे सेकेंड ईयर में। तो देखिए ये मैक्सिमम जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस के मान, ये थियोरेटिकली होता है बाबू, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग देखे थे कि कुछ वेरी कर रहा था, है ना। तो ये थियोरेटिकली हमारा जो होता है मैक्सिमम जो होता है आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है ना, उससे कम भी, यानी 0.1 से 1 ओम, मैक्सिमम कितना होगा तो 1 ओम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, किसी डीसी मोटर का आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र क्या होगा, है ना। आर्मेचर द्वारा ली गई धारा, डीसी मोटर है, आर्मेचर द्वारा लिया गया करंट का मान ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यह हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो आइए बराबर, जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, ठीक है, जिसमें आर्मेचर करंट निकालने के लिए दिया था। तो आइए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V माइनस ई बी बटा आर ए, है ना। आइए बराबर V माइनस ई बी बटा आर ए। ई बी क्या है, बैक ईएमएफ है, ये सब आप लोग जानते होंगे, अच्छे बच्चे हैं, फिर भी थोड़ा सा संतुष्टि नहीं होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा बाबू, तो बैक ईएमएफ जो हमारा होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए फील्ड फ्लक्स आंसर में दिया हुआ है, जो कि आप लोग मारे बिल्कुल सही, लेकिन ईबी बराबर हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, फाई जेड एन पी बाई 60 ए, है ना, फाई जेड एन पी बाई 60 ए, यानी कि ईबी बराबर फाई जेड एन पी बाई 60 ए। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि ईबी हमारा जो होता है किसके किसके समानुपाती है, ठीक है। तो ईबी बराबर फाई जेड एन पी, यानी चारों के, है ना। ईबी हमारा जो है निर्भर पर करेगा चारों पर, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है बाबू, कि इसमें हमारा जो होता है फाई, उसके बाद जेड, तो जेड जो होता है ऑलरेडी हमारा फिक्स होता है, क्योंकि हम लोग एक बार वाइंडिंग कर दिए, उसमें कितना कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर हो तो फिक्स हो गया ना भाई, जनरेटर मोटर में जो भी है, तो जेड फिक्स हो गया, है ना। उसके बाद फाई जेड एन, स्पीड, पी मतलब पोल, है ना, तो पोल भी तो फिक्स रहता है हमारा, है ना, पोल भी हमारा फिक्स रहता है। तो ये दिया हुआ रहता है, समानुपाती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी जब ही हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन किए, बनावट किए मोटर का, तो फिक्स हो गया हमारा वहाँ पे कंडक्टर पोल, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल, जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस भी किए, स्टार्टिंग में हमारा बैक ईएमएफ का मान जो होता है वो बिल्कुल शून्य होता है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसी दी गई शंट मोटर की अंकित घूर्णन गति, बिल्कुल ध्यान देना है, किसी दी गई शंट मोटर की अंकित घूर्णन गति 1050 आरपीएम है, क्या है, 1050 आरपीएम है। इस मोटर को 1200 आरपीएम गति पर लाने के लिए, है ना, कौन से विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
देखिए ध्यान देना है, थोड़ा सा गौर से सुनना है। एक होता है फील्ड कंट्रोल मेथड और एक होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, हम लोग आर्मेचर के गति को कैसे मोटर के हमारा जो गति है, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा दो टाइप अभी ध्यान देंगे, पहला फील्ड और दूसरा आर्मेचर। और फील्ड में क्या होता है बाबू कि सामान्य से अधिक गति के लिए हम लोग जो है वो फील्ड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य से अधिक कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं कि अंकित घूर्णन गति हमारा जो है 1050 आरपीएम है, लेकिन इससे ज्यादा चाहिए, है ना, इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि 1200 आरपीएम है ना, तो उससे ज्यादा चाहिए भाई, 1050 से ज्यादा चाहिए, तो हमारा होगा फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, ज्यादा डीपली जाएंगे तो बाबू बहुत समय लगेगा। फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टेंस लगाते हैं, रजिस्टेंस या रिहोस्टेट, जो कि हमारा वेरिएबल होता है ना, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कम बेसी करते हैं, ठीक है ना, फ्लक्स को। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड होता है वो फ्लक्स के क्या होता है, एन समानुपाती 1/5, यानी कि फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है, एन समानुपाती 1/5। तो बाबू ये सब ध्यान देना है, ज्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान देंगे, दूसरा था हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हम लोग को सामान्य से कम स्पीड के लिए हमारा जो है, जैसे यहाँ 1050 आरपीएम है, अगर इससे कम हमारा स्पीड चाहिए था तो हम वहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग गौर से सुनेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। इधर थे, चलिए। किसी दीर्घ शंट मतलब लॉन्ग शंट डीसी मोटर की भार रहित क्षति ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, या कौन सा विधि हमारा जो होता है किफायती होता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, इसमें होता है हॉपकिंसन परीक्षण, स्विनबर्न परीक्षण। तो देखिए स्विनबर्न परीक्षण में क्या होता है कि जब हम लोग को मतलब हमारा जो जनरेटर है ना, वो लोड से कनेक्ट नहीं है, भार रहित मतलब बिना लोड के, ठीक है ना, बिना लोड के अगर लॉस को ज्ञात करना होगा तो उस कंडीशन में बिना लोड के अगर डीसी शंट मोटर के लॉस को ज्ञात करना होगा तो सबसे हमारा जो किफायती मेथड होता है वो होता है स्विनबर्न परीक्षण, है ना, स्विनबर्न परीक्षण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक पर एक कार्यरत बल हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, 24 नंबर। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, घरेलू फ्रिज में प्रयोग होने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। ये है हमारा, कोई है इकबाल अहमद, वीडियो ऑन है बाबू। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली हमारी जो मोटर होती है कौन सी मोटर होती है। तो ये होता है हमारा सिंगल फेज मोटर, है ना, सिंगल फेज मोटर। अगले जो सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक पर एक बल कार्यरत हो जाएगा जब चालक में से धारा प्रवाहित किया जाएगा। जैसा कि अभी अभी आप लोग देखे तो कोई हमारा जो है मैग्नेटिक क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चालक को अगर रखेंगे या चालक को मूव कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो होगा ईएमएफ जनरेट होता है ना। तो चालक में से जब हम लोग धारा ये करेंगे, ठीक है ना, चालक में से धारा प्रवाहित अगर किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, है ना, फोर्स जनरेट होगा यानी कि ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जब कोई रेलगाड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो
उसकी डीसी सीरीज मोटर कार्य करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा रेलवे जो होता है, रेलवे इंजन जो होता है, उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है। ऐसा क्यों करते हैं कि उसके इंजन के साथ देखिएगा आप लोग, हमेशा वो लोड से कनेक्ट रहता है ना, लोड से कनेक्ट रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो जब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हम लोग कौन सा मोटर इस्तेमाल करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी जो है पहाड़ी ढलान, जैसे पहाड़ पे से जब उतरना होता है, पहाड़ पे चढ़ने के बाद जब ट्रेन को उतरना होता है ना, उस कंडीशन में हम देखे भी हैं, है ना, हम देखे भी हैं, बहुत जगह गए हैं, बिल्कुल ही एकदम धीरे 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 उतारता है ना, ट्रेन को धीरे धीरे लेकर के नीचे जाता है। तो उस समय जो है, उस कंडीशन में हमारा डीसी सीरीज मोटर जो है वो कैसा काम करता है, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह, है ना, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। डीसी मशीन में डमी कुंडली क्यों प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डमी कुंडली, है ना। तो डमी कुंडली का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो ये हमारा क्या करता है कि डीसी मशीन में मैकेनिकल बैलेंस, आर्मेचर में हमारा जो होता है ना यांत्रिक संतुलन, आर्मेचर में मैकेनिकल बैलेंस को बनाने के लिए, ठीक है ना, आर्मेचर में मैकेनिकल बैलेंस को बनाने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल 27 तक हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, है ना, और 1-2 मिनट के लिए ये फिलहाल हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोला जाए। बस 1 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है, ओके।